चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास इस चैप्टर का आखिरी क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। बात समझ में आ रहा है? और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एक प्रॉपर्टी है मेनली, जो कि है हिस्टेरेसिस, हम लोग जिसको बोलते हैं। इसी हिस्टेरेसिस प्रॉपर्टी को हम लोग आज पढ़ेंगे। आप इससे पहले पढ़े थे क्या कि अगर तीन तरह का सब्सटेंस है अपने पास, एक है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, एक है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और एक है क्या, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वीकली रिपेल्ड होता है, मतलब मैग्नेटाइजेशन तो होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, बहुत छोटा सा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वीकली अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब क्या कि उसमें भी मैग्नेटाइजेशन हुआ लेकिन बहुत कम मैग्नेटाइजेशन हुआ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम किसी छोटे से भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज्ड हो जाता है और स्ट्रांगली उसको क्या किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है। जो एक्सटर्नल फैक्टर हम लोग लगाते हैं उसको H बोलते थे, और अंदर जितना मैग्नेटाइजेशन होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, I बोलते थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको अगर याद हो तो हम लोग पढ़ते थे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए अगर, तो I इक्वल टू क्या पढ़ते थे, I इक्वल टू पढ़ते थे कितना, जीटा H। आप ध्यान से देखिएगा तो ये समथिंग y इक्वल टू 2x 3x 4x टाइप का है, और अगर इसका हम लोग ग्राफ का बात करेंगे तो ये ग्राफ लीनियर ग्राफ होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में हम लोग जो है सो जैसे 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 H के वैल्यू को बढ़ाते थे, मैग्नेटाइजेशन डायपोल के अलाइनमेंट के कारण धीरे धीरे क्या होता जाता था, बढ़ता जाता था, और ये लीनियरली नहीं होता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम लोग बात करें किसका, पैरामैग्नेटिक के लिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए हम लोग क्या देखते थे कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए हम लोग देखते थे क्या, I इक्वल टू कितना, जीटा H। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि I जो है आपका, I वेरीज लीनियरली विथ H, कि H के साथ जो है सो I कैसे वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में देखें, फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर हम लोग देखें, तो अगर हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए देखें तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में हम लोग क्या देखते हैं कि शुरू में जब हम लोग H का वैल्यू रखेंगे कितना, 0, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो हरेक मटेरियल था, जो हरेक डाइपोल था, वो था छोटे छोटे डोमेन में बटा हुआ, और हर डोमेन का अपना अपना क्या होता था, एक फील्ड की प्रॉपर डायरेक्शन होती थी। और इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग इस समय में कहें तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होती थी वो करीब करीब कितनी होती थी, 0 के बराबर में। बात समझ में आ रहा है? कब, जब तक मैंने इस पर एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया है तब तक इसकी जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होती थी वो कितनी होती थी, 0 होती थी। और जैसे ही हम इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते थे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते ही ये क्या हो जाता था, मैग्नेटाइज। लेकिन शुरू में जब इसमें I इक्वल टू है 0, शुरू में अगर इसमें हम H इक्वल टू, H का मतलब क्या कि एक्सटर्नल फैक्टर अगर हम नहीं लगाए हैं तो इसमें मैग्नेटाइजेशन भी नहीं हुआ है, I इक्वल टू भी है कितना, 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर हम यहां I और H का थोड़ा सा ग्राफ देखना चाहें कि I और H, इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी देखना। एक है मैग्नेटाइजेशन कि अंदर कितना मैग्नेट बना वो I दिखा रहा है, और एक है मैग्नेटाइजिंग कि जिसने मैग्नेटाइज किया वो कौन बता रहा है, H। बाहर से H और अंदर कौन बनेगा, I। तो बाहर से मैंने किसी तरह का फील्ड नहीं लगाया तो अंदर भी किसी तरह का मैग्नेटाइजेशन नहीं हुआ, सारे डायपोल रैंडम में है, नेट मोमेंट हम लोग कितना मानेंगे, 0। इसकी मतलब इस कहानी की शुरुआत कहां से हो रही है, जहां I इक्वल टू 0 है वहां H इक्वल टू भी क्या है। तो अगर हम लोग चाहें I वर्सेस H का एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगर हम लोग चाहें तो हम लोग एक एक्सिस पर रखेंगे I को और एक एक्सिस पर रखेंगे किसको, H को। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक एक्सिस पर रखेंगे किसको, I को, और एक एक्सिस पे किस पे रखेंगे, H को। आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम लोग यहां पर रखे I को और यहां पर रखे किसको, H को,
जब H का वैल्यू मैंने 0 रखा उस समय में I की वैल्यू भी कितनी थी? 0 थी। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि मैं तुमको क्या बताया था कि जैसे 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 हम H को बढ़ाएंगे मैग्नेटाइजेशन भी होता जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। और तुमको बताए थे कि इस मैग्नेटाइजेशन को बढ़ाया जा सकता है कैसे? तो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लगा करके। तो बढ़ाते 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 एक समय हम मैग्नेटिक फील्ड पर ऐसा पहुंचेंगे कि जिस समय में ये सारे के सारे डायपोल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे? परफेक्टली अलाइंड हो जाएंगे। और जब परफेक्टली अलाइन हो जाएगा इसके बाद अगर हम H के वैल्यू को कितना भी बढ़ाएंगे तो I का वैल्यू बढ़ेगा क्या? I का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। और इसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते थे? इस सिचुएशन को हम लोग बोलते थे क्या? सैचुरेशन का कंडीशन। इसी सिचुएशन को क्या बोलते थे? सैचुरेशन की। I 0 है तो H भी क्या है? हम H के वैल्यू को जैसे जैसे बढ़ाएंगे I का वैल्यू भी बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे H को बढ़ाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जिस समय में सारे के सारे डायपोल परफेक्टली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। और उस अलाइनमेंट के बाद जो है सो हम कितना भी H का वैल्यू बढ़ा लें इसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इसका बढ़ने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग पैरामैग्नेटिक में ये चीज देखते थे क्या कि पैरामैग्नेटिक में लीनियरली बढ़ता था स्ट्रेट लाइन में। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ऐसा होता नहीं है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो ये बढ़ता है ये बढ़ता है कुछ इस तरीके से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में कैसे बढ़ेगा? तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो ये बढ़ेगा ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में बढ़ेगा कुछ इस तरीके से। और इसके बाद हम अगर H के वैल्यू को कितना भी बढ़ा लें तो I का वैल्यू बढ़ने वाला नहीं है। ये कैसा हो जाता है? कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है? तो शुरू में जब आपके I की वैल्यू थी 0 तो H की वैल्यू भी थी कितनी? 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस पॉइंट का नाम हम लोग रख लेते हैं O। जैसे जैसे मैंने H बढ़ाया I का वैल्यू भी क्या हुआ? बढ़ता गया। H के एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए क्या हुआ? सारा का सारा डायपोल अलाइंड हो गया। और अब H की वैल्यू बढ़ाने से I की वैल्यू कभी बढ़ेगी नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये लीनियरली वेरीज नहीं कर रहा है। तुम देखो कि ये कर्व लाइन है और कर्व लाइन है, इसका मतलब ये लीनियर वेरिएशन इसमें नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये काम हम कर कैसे रहे हैं? तो ये काम हम कर रहे हैं कैसे, इसको जरा सा ध्यान देना कि मैंने किया क्या कि एक सॉफ्ट आयरन का रॉड लिया मान लो, और सॉफ्ट आयरन का रॉड लिया और इस पर क्या किया कि एक क्वाइल लपेट दिया। इस पर क्या किया? मैं एक क्वाइल लपेट दिया और इस क्वाइल से होकर के करंट में अभी इस डायरेक्शन में दे रहा हूं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सपोज करो कैसे? तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सपोज करो कैसे? इस डायरेक्शन में। अभी जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मैग्नेटाइजिंग किए हमने, इसमें करंट बढ़ाया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा और ये मटेरियल धीरे धीरे क्या हो गया? पूरा मैग्नेटाइज हो गया। मैं क्या किया कि इस करंट को जो मैं रखा हुआ हूं ये करंट कांस्टेंट करंट नहीं है, ये कांस्टेंट है कैसा? वेरिएबल करंट है। और तुम जानते हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो बी एक्सटर्नल है, इसी बी एक्सटर्नल को हम लोग क्या बोलेंगे? H बोलेंगे। और बी एक्सटर्नल का वैल्यू जो होता है वो सोलेनॉइड के कारण बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड, ये कितना होता है? तो ये होता है कितना? म्यू नॉट एन आई के बराबर। पढ़े हुए हो कि नहीं? तो जब I का वैल्यू 0, शुरू में I का वैल्यू कितना? 0, इससे कोई करंट नहीं बह रही थी तो I का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बी एक्सटर्नल यानी कि H का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? और जब H का वैल्यू 0 हुआ तो मैग्नेटाइजेशन भी कितना हुआ? 0। मैंने क्या किया? धीरे धीरे इसमें करंट को क्या किया? बढ़ाया। शुरू में मैंने क्या किया? धीरे धीरे इस करंट को क्या किया? बढ़ाया। करंट को बढ़ाएंगे तो ये H बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो धीरे धीरे इसका मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगा? लेकिन किस डायरेक्शन में? तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? किस डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होता गया। इस करंट को मैं बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि अब 100% जो इस मटेरियल के, इस सॉफ्ट आयरन के जो 100% डायपोल थे वो क्या हो गए? अलाइंड हो गए। और अब यहां पर करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ रहा है लेकिन I पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जब सारे के सारे डायपोल 100% अलाइंड हो जाते हैं तो किसको क्या बोलते हैं? इसको सैचुरेशन का कंडीशन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? शुरू में करंट 0 था मेरे सोलेनॉइड से, मैग्नेटिक फील्ड H भी कितनी थी? 0। और उस समय में मैग्नेटाइजेशन I भी थी कितनी? 0। धीरे धीरे मैंने I बढ़ाया
तो मेरा एच भी क्या हुआ, बढ़ा, अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, और इससे मैग्नेटाइजेशन भी सब्सटेंस का क्या होता गया। अब मैं करंट बढ़ा रहा हूं, मेरी एच की वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन मैग्नेटाइजेशन अब इसके बाद कांस्टेंट हो जा रही है, क्योंकि 100% डाइपोल क्या हो गया, अलाइंड हो चुका है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम अगर इस मैग्नेटाइज सब्सटेंस को, अगर हम मैग्नेटाइज सब्सटेंस को हम चाहें क्या कि फिर से डीमैग्नेटाइज करना, हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो मेरा मैग्नेटाइज सब्सटेंस है इसको हम क्या करें, फिर से डीमैग्नेटाइज करें, तो हमको करंट को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। फिर से जिसको मैंने बढ़ाया उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और घटाते 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 जब करंट को हम 0 पर ले आएंगे, तो करंट को 0 पर ले आएंगे तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, और आई का वैल्यू क्या हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये हम सोचते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है भाई, तो अब देखो कि हम क्या किए, कि अब हम क्या किए कि यहां से हम करंट के वैल्यू को घटाना शुरू किए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। करंट का वैल्यू घटना शुरू हुआ हो और एच का वैल्यू धीरे धीरे घटते घटते मान लो कि यहां तक आया। बात समझ में आ रहा है। करंट घटाना शुरू किए, इस पॉइंट का नाम रख लो थोड़ा देर के लिए, किस पॉइंट का नाम है, कुछ भी ए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। शुरू में हम क्या किए, 0 से, अभी मेटर उठाए कहीं से, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, सॉफ्ट आयरन रॉड, कॉइल लपेटे, इसमें करंट 0 था, मैग्नेटाइजेशन भी क्या था, 0। धीरे धीरे मैंने करंट बढ़ाया, एच का वैल्यू क्या होता गया, मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ता गया, एक समय में ये 100% मैग्नेटाइज हो गया। अब हम चाह रहे हैं क्या कि इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम खत्म करें, तो हम फिर से क्या करेंगे, धीरे धीरे करंट को घटाएंगे, तो एच का वैल्यू भी क्या होता जाएगा। और जब फिर से करंट 0 हो जाएगा, जब करंट 0 हो गया तो एच का वैल्यू घटते घटते कितना हो गया, लेकिन आई का वैल्यू अभी 0 नहीं हुआ है। इस पॉइंट का नाम क्या रखते हैं, बी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी जो है सो इस आई का वैल्यू जो है सो मेरा क्या हुआ है, 0 नहीं हुआ है। और आई का वैल्यू जब 0 नहीं हुआ है मेरे भाई, आई का वैल्यू 0 नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि सारे डाइपोल अलाइंड थे, फुल्ली मैग्नेटाइज था। मैं डीमैग्नेटाइज करने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी कुछ ढीठ किस्म के डाइपोल थे जो पूरा का पूरा रैंडम में नहीं आया, मैग्नेटाइज रह गया। ये इतना मैग्नेटाइज रह गया, ओ से लेकर के कहां तक, बी तक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और जितना ये मैग्नेटाइज रह गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी का मतलब क्या कि कोई तुमको पैसा देता गया देता गया देता गया देता गया, तुम पूरा अमीर होते गए अमीर होते गए। अब वो आदमी तुमसे मांगने आया तो 2-4 लाख रुपया का गबन कर दिए, क्योंकि तुम नेताजी टाइप के लोग हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जितना का गबन हो गया ना, वही क्या है, रिटेंटिविटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बचाने की कैपेसिटी। बात समझ में आ रहा है। इनफैक्ट एच क्या हो जाए, 0 हो जाए। बात समझ में आ रहा है। तो आप देखिए कि आगे मैंने क्या लिखा है, आगे मैंने लिखा है क्या कि यहां पर एक टर्म मैंने लिखा हुआ है क्या, रिटेंटिविटी, ओबी लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द मैग्नेटिज्म आई remains in a material even on the removal of magnetizing field। मैग्नेटाइजिंग फील्ड H जो है सो हट चुका है, पूरा 0 हो चुका है, लेकिन फिर भी इसके पास जो है सो मैग्नेटिज्म बचा हुआ है। इसने बचा के रख लिया मैग्नेटिज्म, किस रीजन में, ओबी रीजन में। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। अब अगर हम चाहते हैं फिर से इसको पूरा डिमैग्नेटाइज करें, तो देखना कि शुरू में मैंने क्या किया, शुरू में मैंने क्या किया, इस कॉइल में करंट था 0, शुरू में इसमें करंट था कितना, 0। मैं करंट को बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, यहां पर आकर के फुली मैग्नेटाइज सब्सटेंस। अब मैं चाह रहा हूं इसको डीमैग्नेटाइज करना, तो डीमैग्नेटाइज करना चाह रहा हूं, तो फिर से मैं क्या क्या करंट घटाते 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 फिर से करंट को कहां पर ले आया, I = 0 पे। 0 पे ले आने से H का वैल्यू तो 0 हो गया, लेकिन ये जो मैग्नेटाइज्ड हुआ पड़ा था इसके अंदर का सब्सटेंस, ये पूरा का पूरा डीमैग्नेटाइज्ड नहीं हुआ। इसमें थोड़ी ना थोड़ी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हुई, रह गई। और इसी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह गई, जबकि H हट चुका है, अब H का वैल्यू कितना हो चुका है, 0, फिर भी इसके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह गई। और इसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बचाने के टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब हम चाहते हैं क्या कि ये जो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बची हुई है, इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी हम खत्म करें। तो इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए करना क्या होगा कि मान लो कि शुरू में इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज करंट बहा रहे थे, तो एंटी क्लॉकवाइज में हम मैक्सिमम पर दे गए और फिर घटाते घटाते कहां पर आ गए। अब हम इस एंटी क्लॉकवाइज करंट को क्या कर दे रहे हैं,
क्लॉकवाइज कर दे रहे हैं, और जैसे ही क्लॉकवाइज करेंगे तो आप मुझे ये बात बताएं कि क्लॉकवाइज करने के बाद करंट का डायरेक्शन बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एच का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अब जो भी बचा खुचा डायपोल है वो अब इसके डायरेक्शन में लाइन होने लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि करंट का डायरेक्शन बदलेंगे, करंट का डायरेक्शन बदलेंगे तो एच का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, बदलेगा, और बचा खुचा डायपोल भी जो है सो क्या करने लगेगा कि इसके अंदर आते 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 डीमैग्नेटाइज्ड होकर के कुछ इस तरह की कहानी बनाएगी, और यहां पर आई, इस पॉइंट का नाम रख लो, इस पॉइंट का नाम रख लो कुछ कितना, इस पॉइंट का नाम रख लो कितना, सी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, सी नाम रख लो इस पॉइंट का। अब आते आते बी से सी तक में देखो क्या हुआ कि बी से सी तक में आते आते मैंने अब नेगेटिव एच लगाना शुरू किया है, और नेगेटिव एच लगाने के बाद ये जो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बची हुई थी, ये प्रॉपर्टीज लूज होकर के अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस बचे हुए मैग्नेटिक फील्ड को 0 करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा नेगेटिव एच लगाना पड़ा, कितना, ओ से सी तक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बचे हुए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को खत्म करने के लिए जो एक्स्ट्रा एच लगाना पड़ता है ओसी, इसी ओसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी ओसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कोर्सिविटी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या है ये, व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड एच इज रिवर्स्ड, एच को क्या किया, पहले जिस डायरेक्शन में था उसका रिवर्स कर दिया, कैसे, करंट के डायरेक्शन को पलट करके। द मैग्नेटाइजेशन डिक्रीजेज एंड फॉर अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एच डिनोटेड बाय एच सी इट बिकम्स 0। आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, किस पर, एक पार्टिकुलर एच पर, जिसे क्या बोलेंगे, कोर्सिविटी का एच, एच सी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को एच को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी। ये कहां से कहां तक का रीजन है, ओ से लेकर के सी तक का रीजन। मैं उम्मीद करूं कि आपको रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी समझ में आ गया होगा। रिटेंटिविटी क्या है भाई, तो रिटेंटिविटी क्या है, तो रिटेंटिविटी है क्या कि आपने जब एच को 0 कर लिया उस समय में भी इसके पास इतनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह गई, और इसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बचाने के गुण को हम लोग क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी। अब इस बचे हुए मैग्नेटिक फील्ड को 0 करने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में जितना एच का वैल्यू मुझे देना पड़ा उसे क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी। मैं रिवर्स में और बढ़ता गया करंट को, तो अब क्या होगा कि जो मैग्नेटाइज पहले इस डायरेक्शन में हुआ था यहां तक 0 हो गया, अब मैं नेगेटिव में और एच के वैल्यू को बढ़ा रहा हूं, कैसे, करंट को बढ़ा करके। तब धीरे धीरे मैग्नेटाइज किस डायरेक्शन में होने लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन को ग्राफ के नीचे मैंने दिखाया है। और फिर यहां पर आते आते मान लीजिए कि ये जो पॉइंट हो गया आपका, इस पॉइंट का नाम रखेंगे डी, और डी पर ये ग्राफ फिर से कहां आ गया, नेगेटिव सैचुरेशन में आ गया। अब इसके बाद हम एच कितना भी रिवर्स कर लें इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बदलने वाली नहीं। फिर हम खेल को उल्टा करना शुरू किया, अब इसके बाद नहीं बढ़े तो हम फिर से चाहते हैं क्या, इसको डिमैग्नेटाइज करना। तो फिर से हम क्या करेंगे, करंट को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, करंट के डायरेक्शन को बदलेंगे। ये धीरे धीरे डिमैग्नेटाइज होना शुरू होगा, और डिमैग्नेटाइज्ड होते होते ये आ जाएगा कहां पर, यहां पर। और इस पॉइंट का नाम हम लोग रखते हैं थोड़ा देर के लिए क्या, इस पॉइंट का नाम रखते हैं क्या, ई। देखो कि फिर से एच की वैल्यू उल्टा होते होते कहां पर आ गई, 0 पर, लेकिन आई अभी भी इतना क्या है, बचा हुआ। ये ओ भी जो प्रॉपर्टी था वही क्या हो गया, ओ ही हो गया। इसे भी क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी ही। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर से क्या किया कि रिवर्स में अब हम करंट चाहते हैं इसको 0 करना, आई को, इसके मैग्नेटाइजेशन को क्या करना चाहते हैं, हम करंट को रिवर्स में और बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। हुआ यूं कि ये यहां तक आते आते जो है, ये यहां तक आते आते जो है, यहां से ये क्या हो गया, यहां पर आकर के 0 हो गया। और इस पॉइंट का नाम हम थोड़ा देर के लिए क्या रख लेते हैं, एफ। तो ओ से सी तक में जो कोर्सिविटी था वही कोर्सिविटी ओ से एफ तक में है, किसमें, रिवर्स डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब फिर से हम क्या करेंगे कि अब एच का कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आया, आई 0 हो चुका है। फिर से हम क्या करेंगे भाई, इसको बढ़ाना शुरू करेंगे, इसको बढ़ाना शुरू करेंगे, फिर से यहां पर जाकर के क्या हो जाएगा, फिर से सैचुरेशन हो जाएगा। और ये साइकिल इस तरीके से क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। ये साइकिल इस तरीके से क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। और इस तरीके से एक लूप आपको दिखाई देगा। इसी लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी लूप को हम लोग बोलते हैं क्या, हिस्टेरेसिस लूप। क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लूप। ये हिस्टेरेसिस लूप क्या बताता है कि जो मैग्नेटाइजिंग सब्सटेंस है अपने पास,
चाहे वो सॉफ्ट आयरन रॉड हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, उसकी हिस्ट्री क्या रही है। हिस्ट्री क्या रही है, तो जब हम कोर मटेरियल लाए कहीं से, कोर मटेरियल लाए तो आई भी 0 था, एच भी क्या था, 0 था। लेकिन अब हम इसके साथ शैतानी करना शुरू किए, क्या इस पर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाए। कैसे लगाए वो तुमको समझ में आ रहा है। कॉइल लपेट करके इस पर करंट बढ़ाते गए, एच का वैल्यू क्या होता गया, बढ़ता गया, इसमें मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ता गया। होते 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 ए पर जब पहुंचे तो ये पूरा का पूरा मैग्नेटाइज्ड हो गया। अब इसके बाद हम कितना भी एच को बढ़ा रहे हैं, इसमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी नहीं बढ़ रही है। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन का कंडीशन। फिर हम क्या चाह रहे हैं, इसके साथ हम खेल खेल रहे हैं कि अब कहे कि पूरा मैग्नेटाइज्ड हो गए, अब चलो डिमैग्नेटाइज्ड हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो डिमैग्नेटाइज्ड होने के लिए क्या करेंगे, हम एच के वैल्यू को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। एच के वैल्यू को रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कॉइल में हम करंट बहा रहे थे उसके डायरेक्शन को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। एच का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, रिवर्स। रिवर्स होगा तो डायपोल अब उलटना शुरू हो जाएगा। उलटना शुरू होगा तो धीरे धीरे ये क्या होने लगेगा, डिमैग्नेटाइज होने लगेगा। लेकिन देखे क्या कि जब हम एच के वैल्यू को फिर से घटाते 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 0 पर ले आए, तो 0 पर ले आने के बाद अभी भी इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, बची हुई है। पूरा का पूरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुआ। तो पूरा का पूरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुआ तो जो इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटाइजेशन को बचाने की गुण है, इसी को क्या बोले, रिटेंटिविटी। फिर हम क्या किया, अब करंट कहे कि 0 कर देने से, एच को 0 कर देने से पूरा डिमैग्नेटाइज नहीं हुआ भाई। पूरा डिमैग्नेटाइज करना तब क्या करो, नेगेटिव एच लगाओ, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में एच लगाओ। रिवर्स डायरेक्शन में एच लगाए और जितना एच लगाना पड़ा इसको फुली डिमैग्नेटाइज करने के लिए, उसी को क्या बोलेंगे, ओसी को कोर्सिविटी। फिर हम इसको घटा करके सैचुरेशन में ले आए, फिर इसको बढ़ाते बढ़ाते कहां ले गए, सैचुरेशन में ले गए। और इस तरीके से एक लूप बना, जिस लूप को हम लोग क्या बोलेंगे, हिस्टैरिसीस लूप। एक बात देखो तो कि मेरा हिस्टैरिसीस लूप और इसका छपा हुआ हिस्टैरिसीस लूप में बहुत अंतर है क्या, नहीं ना है। मेरा डायग्राम जबकि बहुत गंदा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बातें समझ में आई कि नहीं। तो देखना कि इसमें ए पर जो है, तो ए पर किस में पहुंच गया है, ए पर ये पहुंच गया है किस कंडीशन में, सैचुरेशन के कंडीशन में। मैंने शुरू किया क्या, ओ पर जो है, सो पॉइंट ओ पर क्या था, H इक्वल टू 0 था, I इक्वल टू भी था कितना, 0। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया भाई, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, तो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि इसके बाद हम लोगों ने किया है क्या कि यहां से H के वैल्यू को क्या किया है, बढ़ाना शुरू किया है। H के वैल्यू को बढ़ाना शुरू किया, जिससे I का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और एट ए ये पहुंच गया किसके कंडीशन में, तो सैचुरेशन के कंडीशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ए के बाद मैंने क्या किया कि ए के बाद मैंने क्या किया कि एच के वैल्यू को घटाना शुरू किया। एच के वैल्यू को घटाना शुरू किया तो आई का वैल्यू भी क्या होने लगा, घटने लगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। बी पर पहुंचे, तो जब हम बी पर पहुंचे हैं एट बी, तो एट बी पर कहानी क्या हो गई कि हमारी एच की वैल्यू तो हो गई 0, लेकिन आई अभी भी क्या है, 0 नहीं है। एच बी पर आने के बाद एच का वैल्यू कितना हो गया, 0, लेकिन आई की वैल्यू अभी भी कुछ ना कुछ बची हुई है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इस बचे हुए पोर्शन को जो इसने बचा लिया, ये सब्सटेंस का एक प्रॉपर्टी है भाई, जितना बड़ा चोर नेता उतना क्या करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब उसकी रिटेंटिविटी क्या है, ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये सब्सटेंस जितना मैग्नेटाइजेशन बचा लिया उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, रिटेंटिविटी बोलेंगे। अब हम चाहते हैं इसको डिमैग्नेटाइज करना, तो अब हम लोग चाहते हैं क्या, डिमैग्नेटाइज करना। तो इसके बाद हमने क्या किया कि H को कर दिया क्या, रिवर्स। H को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। H को क्या किया, रिवर्स कर दिया। और रिवर्स करने के बाद मैंने क्या किया कि अब H को उल्टा डायरेक्शन में क्या किया, बढ़ाना शुरू किया। H को उल्टा डायरेक्शन में बढ़ाना शुरू किया, थोड़ा सा बढ़ाया तो एक समय में आकर के I का वैल्यू फिर से कितना हो गया, 0। और जितना रिवर्स H हमको लगाना पड़ा, जितना रिवर्स H हमको लगाना पड़ा, उसी रिवर्स H को हम लोग क्या बोले, कोर्सिविटी। ये कब हुआ, तो ये हुआ कब, एट C पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। C पर आते आते ये कहानी हो गई। अब देखो कि इस कहानी को जब C से आगे फिर हम बढ़े, तो फिर हम क्या किए कि यहां से H को फिर से हम और बढ़ाए और बढ़ाए, बढ़ाते 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 ये पहुंच गया D पर। और D पर फिर से किस कंडीशन में पहुंच गया, सैचुरेशन के
कंडीशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर सैचुरेशन में पूरा मैग्नेटाइज्ड हो गया। अब H को कितना भी बढ़ा रहे हैं, I का वैल्यू बढ़, फिर क्या करेंगे, H को रिवर्स कर देंगे और इस तरीके से ये कहानी क्या होती जाएगी, चलती जाएगी और एक लूप बना लेगी। इसी लूप को हम लोग क्या बोलेंगे, हिस्टैरिसीस लूप बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस पूरे कहानी में चला क्या, ध्यान देना कि O से लेकर के A तक में पार्टिकल मैग्नेटाइज्ड हुआ है, सब्सटेंस क्या हुआ है, मैग्नेटाइज्ड। अब यहां से हम रिवर्स कर दिए तो A से लेकर के C तक में फिर से क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज्ड। फिर C से लेकर के D तक में मैग्नेटाइज्ड हुआ और फिर D से लेकर के F तक में क्या हुआ, डीमैग्नेटाइज्ड। फिर से I0 और फिर यहां से क्या हो गया, मैग्नेटाइज्ड। तो इस तरीके से क्या चलता है, साइकिल चलता है, एक लूप चलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लूप बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस पूरे कहानी में हम लोग क्या देखे, तो इस पूरे कहानी में हम लोगों ने क्या देखा, देखो इस पूरे कहानी में हम लोगों ने देखा कि O से A तक मैग्नेटाइजेशन हुआ है। क्या हुआ है, O से लेकर के A तक में मैग्नेटाइजेशन हुआ है। OA में क्या हुआ है, आपका मैग्नेटाइजेशन हुआ है और इस मैग्नेटाइजेशन के बाद कहानी बढ़ गई है कहां तक, तो A से लेकर के C तक में देखो फिर से ये क्या हुआ है, डीमैग्नेटाइज्ड किया गया है। C पर आकर के इसकी I की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो A से लेकर के C तक में फिर जो है, A से लेकर के C तक में ये फिर से क्या हुआ है, डीमैग्नेटाइज्ड हुआ है। और डीमैग्नेटाइज्ड हुआ है भाई, तो फिर से देखो कि यहां के बाद A से C तक के बाद में फिर से इसको मैग्नेटाइज करने का कोशिश किया गया। C से लेकर के फिर इसको रिवर्स मैग्नेटाइज किया गया है, कहां से, C से D तक, क्योंकि D पर आकर के फिर से क्या हो गया, सैचुरेशन में। तो C से D तक में जो है, ये C से D तक में फिर से क्या हुआ, मैग्नेटाइज्ड हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और C से D तक के बाद फिर से इसको क्या किया गया, डीमैग्नेटाइज्ड। अब यहां से फिर से धीरे धीरे इसकी वैल्यू आकर के घटा करके F पर कितनी कर दी गई, 0। तुम देखना कि C पर I इक्वल टू है कितना, इसका मतलब डीमैग्नेटाइज्ड। F पर I इक्वल टू है कितना, इसका मतलब क्या, डीमैग्नेटाइज्ड। तो C पर डीमैग्नेटाइज्ड हो गया है, F पर क्या हो गया है, डीमैग्नेटाइज्ड। यहां पर I का वैल्यू मैक्सिमम है, I का वैल्यू यहां पर क्या है, मैक्सिमम, और यहां पर भी I का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, सैचुरेशन में है। तो मैक्सिमम से घटते घटते 0 आया तो डीमैग्नेटाइज्ड हो गया, 0 से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पर गया तो मैग्नेटाइज्ड, और फिर मैक्सिमम से बढ़ते बढ़ते 0 पे चला गया, क्या हो गया, और फिर 0 से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पे तो क्या हुआ, मैग्नेटाइज्ड। कहां से, F से लेकर के A तक में। तो F से लेकर के A तक में अगर हम देखें, अब C से D गया, C से D में ये क्या हो गया, फिर से डीमैग्नेटाइज्ड हो गया। क्या, C से D तक में ये मैग्नेटाइज्ड हो गया है। अब D से लेकर के F तक में क्या हो गया, मैक्सिमम से 0 पर चला गया तो क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज्ड हो गया। F से लेकर के कहां तक था ये, D से लेकर के F तक में, D से लेकर के F तक में, D से लेकर के F तक में ये क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज्ड हो गया। और डीमैग्नेटाइज्ड हो गया भाई, तो फिर से ये क्या किया कि फिर से यहां से O तक A तक गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से ये कहां तक गया, तो फिर से ये कहां तक गया, F से लेकर के A तक। फिर से ये कहां तक गया, F से लेकर के A तक, और F से A तक में ये फिर से क्या हो गया, मैग्नेटाइज्ड हो गया। इस तरीके से एक साइकिल चलता रहेगा, एक लूप चलता रहेगा, और इसी लूप को हम लोग क्या बोलेंगे, हिस्टैरिसीस लूप। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग अभी शुरू किए थे इस कहानी को, जहां से उस कहानी में क्या शुरू किए थे कि I इक्वल टू जीटा H फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। यहां पर जीटा का वैल्यू किसी गिवन मटेरियल के लिए फिक्स होगा, और हर एक H के यूनिक वैल्यू के लिए I का क्या होगा, यूनिक वैल्यू होगा। जैसे मान लो कि अभी इक्वेशन लिखे यहां क्या, y इक्वल टू 2x, तो x का जितना डिफरेंट वैल्यू डालेंगे y का उतना क्या आएगा, डिफरेंट वैल्यू आएगा। लेकिन किस में, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा कि फॉर ईच एच, हर एक एच के लिए क्या होगा, एक यूनिक वैल्यू होगा, किसका, यूनिक वैल्यू ऑफ किसका, आई का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में अगर हम एच का एक वैल्यू ले रहे हैं, अगर हम एच का एक वैल्यू ले रहे हैं, ये वैल्यू, तो इस पर देखो कि आई का ग्राफ 3 जगह कटा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब एच के एक वैल्यू के लिए आई का एक यहां भी वैल्यू मिलेगा, एक यहां भी वैल्यू मिलेगा, और एक 3 अलग अलग वैल्यू मिलेगा। तो वो डिपेंड करेगा किस पर,
डिपेंड करेगा किस पर, हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस पे, कि इससे पहले सब्सटेंस मैग्नेटाइज थी कि डीमैग्नेटाइज थी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैग्नेटाइज थी तो H जीरो भी कर देंगे तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बचा के रख लेगा, बचा के रख लेगा तो यूनिक वैल्यू इसका मिलेगा नहीं मिलेगा। नेता के ठिकाना पर छापा मारेंगे तो कितना पंचवर्षीय में रहा है, उस पंचवर्षीय में कितना घोटाला किया है, ये वैल्यू यूनिक नहीं होगी। रहने ही देते हैं ऐसे ही। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वैल्यू यूनिक नहीं होगी तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या कि फॉर ईच H there is multiple values of I, जो डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के हिस्ट्री पर डिपेंड करेगा। इसके एक वैल्यू के लिए, H के एक वैल्यू के लिए क्या आएगा यहां पर, आपका I का मल्टीपल वैल्यू देखने को मिलेगा। वो किस पर डिपेंड करेगा, सब्सटेंस के हिस्ट्री पर। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? इतनी बातें समझ में आ गई तो तेरा चैप्टर खत्म। बात समझ में आ रहा है? अब देख बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि हिस्टेरेसिस है क्या। तो फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बाय रिमूविंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H इक्वल टू 0 द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सम डोमेन्स रिमेन्स अलाइन्ड इन द अप्लाइड डायरेक्शन ऑफ प्रीवियस मैग्नेटिक फील्ड। इनफैक्ट मैंने H को 0 कर दिया था, फिर भी I का कुछ ना कुछ वैल्यू क्या हो गया था, बच गया था। और इसी रेसिड्यूल मैग्नेटिक फील्ड को जो है सो हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस बोलते हैं। बात समझ रहे? रिजल्ट इनटू अ रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म, मतलब अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या किया, बचा लिया, और इसी बचाने के प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, हिस्टेरेसिस। द लेक ऑफ रिटेंटिविटी, ये क्या लगेगा, रिट्रेसिबिलिटी एज शोन इन फिगर इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। इसी पूरे कर्व में जिसमें ये मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएबिलिटी आपको दिखाया गया कि कैसे वेरी किया है, रिट्रेस हुआ है दोबारा, एक बार मैग्नेटाइज करके डिमैग्नेटाइज करने में कैसे रिट्रेस किया गया है, इसी को क्या बोलेंगे, हिस्टेरेसिस। और इस पूरे कर्व को क्या बोलेंगे, हिस्टेरेसिस लूप। बात समझ में आई कि नहीं आई? हिस्टेरेसिस लूप की कहानी में आपको मैं बताया कि कहां से कहां तक जाने में कैसी कहानी रही है। मैं आपको बताया कि कब मैग्नेटाइज्ड हुआ है, कब डिमैग्नेटाइज्ड हुआ है। सैचुरेशन का मतलब क्या कि मैक्सिमम मैग्नेटाइज्ड हो गया, अब इससे ज्यादा ये मैग्नेटाइज नहीं होगा। कितना भी H को बढ़ा लो तो तुम यहां पर देखो कि यहां सैचुरेशन मतलब I क्या, मैक्स, यहां सैचुरेशन मतलब I क्या। अब यहां से घटते घटते I यहां पर क्या हो गया, 0, और यहां पर भी I कितना हो गया। तो शुरू में 0 से गया कहां, मैक्सिमम, मैग्नेटाइज्ड हुआ। तो O से लेकर के A तक में, O से A तक में क्या हुआ है, मैग्नेटाइज्ड हुआ है। फिर देखो कि मैक्सिमम से घटते घटते आ गया कहां पर, तो A से C तक में क्या हुआ, इसके बाद डीमैग्नेटाइज्ड। फिर तुम देखो कि C से लेकर के ये घटते 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 कहां पर आ गया, मैक्सिमम। 0 से कहां आ गया, मैक्सिमम। तो 0 से मैक्सिमम हो गया तो मैग्नेटाइज्ड हुआ कि डीमैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटाइज्ड। इसका मतलब C से लेकर के D तक में जो ये है वो कैसा हुआ है। और फिर देखो कि D से लेकर के फिर ये अपने I को घटाते घटाते, I मैक्सिमम से घटते घटते F पर जाकर के क्या हो गया, और F पर जाकर के 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, और फिर क्या होगा, इसी प्रोसेस से जो ये लूप का ट्रेसिंग चल रहा है, इसी ट्रेसिंग को क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस। और कंप्लीट साइकिल ट्रेस करने के बाद एक लूप बनता है जिसे क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस। मैं इसमें आपको दो बात बोला क्या कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए I इक्वल टू होता है क्या, जीटा H। हर एक H यूनिक के लिए I का वैल्यू क्या मिलेगा, यूनिक मिलेगा। लेकिन यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि H का वैल्यू 1, I का वैल्यू 3। यहां पर देखो H का वैल्यू 1, I का वैल्यू 2। यहां पर देखो H का वैल्यू 1, I का वैल्यू क्या। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? किस पर डिपेंड कर रहा है, हिस्ट्री पर, कि पहले मैग्नेटाइज था कि पहले डिमैग्नेटाइज था। उस हिसाब से क्या करेगा, इसका वैल्यू वेरी करेगा। और वेरी करेगा तो आप हिस्टेरेसिस और हिस्टेरेसिस लूप का डेफिनेशन देखे। इसके बाद मैंने आपको यहां पर कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी समझा दिया। क्या कि कोर्सिविटी वो मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी है, I का वो वैल्यू है जो H के 0 हो जाने के बाद भी बच गया था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे कोई टेंडर मिली, H मिला, मैंने काम किया, काम खत्म, मैंने बिल सपोर्ट कर दिया, वेरिफिकेशन हो गया, अभी भी मेरे पास 2 करोड़ रुपया बच गया। तो ये क्या चीज है,
हम छोटा मोटा अमाउंट कभी नहीं बचाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यही क्या हो गया, रिटेंटिविटी, कि सारा कहानी शट डाउन होने के बाद भी जो बच गया वो क्या है, रिटेंटिविटी। अब मेरे ऊपर में छापा पड़ा, अब मेरे ऊपर में क्या किया, छापा पड़ा। तो अब छापा पड़ा तो 2 करोड़ हमसे निकालेगा। तो 2 करोड़ निकालने के लिए सरकार को जितना मेरे ऊपर में एफर्ट लगाना पड़ा है, रिवर्स एफर्ट, उसी को क्या बोलेंगे, कोर्सिविटी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो कि इन ईच साइकिल सम एनर्जी इज वेस्टेड। इस पूरे कहानी में होता क्या है कि बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होता है। कहोगे कि कैसे एनर्जी वेस्ट होता है? तो एक बात बताओ कि अगर रिएक्शन पढ़े हुए हो क्या केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में अगर जिस पाथ से गए और उसी पाथ से वापस आ गया, रिवर्सिबल रिएक्शन, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर हम जिस रास्ते से गए और रास्ता बदल लिए, इसका मतलब एनर्जी लॉस हुआ है। बात समझ में आ रहा है? किसी रास्ते से गए, एक्सीडेंट हो गया, अगली बार से उस रास्ते को आने टाइम में क्या करेंगे, बदल लेंगे। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी लॉस हुआ है। तो इसमें होता क्या है कि देखो कि मेनली जो मैग्नेटाइजेशन है वो किसके कारण है, तो वो किसके कारण है, इसके डोमेन के कारण है। लेकिन डोमेन में जो मैग्नेटिक छोटा छोटा डाइपोल है, जो एटॉमिक डाइपोल है, वो इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर रिवॉल्यूशन के कारण है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सर्कुलर रिवॉल्यूशन के अलावे भी मैं बोला था कि इसमें स्पिन भी होता है, न्यूक्लियस की कहानी भी होती है। तो ये सब क्या करता है, थोड़ा बहुत एनर्जी मार लेता है। बाकी की कहानी किसकी होती है, तो क्वांटम फिजिक्स की कहानी भी ढेर सारी होती है। किसमें, सब्सटेंसेस में। पढ़े हुए ना, E = mc²। तो ये एनर्जी लॉस की ही कहानी है। कितने से, इससे मास धीरे धीरे घट जाता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमको दिखता नहीं है। तो इस पूरी कहानी में एक ह्यूज अमाउंट में क्या होता है, एनर्जी लॉस हो जाती है। तुम ये सोचो कि हम जिस रास्ते से गए और उसी रास्ते से आ गए, तो हमारी एनर्जी की कोई लॉस? तुम सोचो यहां से एक बॉल गिराए और बॉल यहां गिरता और फिर मेरे हाथ में डायरेक्ट आ जाता, तो एनर्जी की कोई लॉस नहीं होती। लेकिन यहां से बॉल को गिराए, बॉल गिरने के बाद बाउंस थोड़ा कम आया, इसका मतलब इतनी एनर्जी की क्या हो गई, कहां गई एनर्जी, साउंड में गई। गिरा तो आवाज आया कि नहीं आया, गिरा तो आवाज आया, तो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। कहां से एनर्जी आई, जमीन पे गिरा, फ्रिक्शन हुआ कि नहीं, फ्रिक्शन में हीट जनरेट हुआ होगा कि नहीं, कहां गई एनर्जी, हीट एनर्जी में। लेकिन इस सबको हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर मार देते हैं। तो उसी तरीके से यहां पर क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है कि बहुत सारी एनर्जी की लॉस होती है। क्यों, कि आप देखिए इस हिस्टैरिसीस लूप में, आप देखिए इस हिस्टैरिसीस लूप में कि हम जिस रास्ते से गए हैं उस रास्ते पर दोबारा वापस हम अगला साइकिल लेंगे, तो अगला साइकिल फिर ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, वो दूसरा पाथ ले लेगा। मतलब हर एक बार मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज करने में आपकी पाथ क्या हो जा रही है, बदल जा रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर तुम इस पर अगला साइकिल तुम ड्रॉ करोगे तो अगला साइकिल कुछ इस तरह का हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जिस रास्ते से गए उस रास्ते से कभी दोबारा वापस नहीं आए, इसका मतलब एनर्जी का लॉस, ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। और रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, इसका मतलब जिस रास्ते से गए उस रास्ते से हम वापस नहीं आए, तो एनर्जी का क्या हुआ है, बहुत लॉस हुआ है। अब ये लॉस ऑफ एनर्जी किस बात पर डिपेंड करेगा, तो किस बात पर डिपेंड करेगा, तो आप देखिएगा कि क्या कह रहा है कि द एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम और हिस्टैरिसीस एनर्जी लॉस इन मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग ए स्पेसिमेन इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप। आप देख रहे हैं क्या कि इस हिस्टैरिसीस लूप का कुछ ना कुछ एरिया है। ये एरिया दिख रहा है कि नहीं, ये एरिया है, इसके द्वारा कुछ ना कुछ घिरा। तो जितना ज्यादा एनर्जी लॉस होगा इसको मैग्नेटाइज करने में या डिमैग्नेटाइज करने में, उतना ज्यादा इसका एरिया होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उतना ज्यादा इसका एरिया होगा। तो इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। ये क्या कहता है कि जो एनर्जी लॉस है आपका, जो आपका एनर्जी लॉस है इन मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइज करने में भी और डीमैग्नेटाइज करने में भी, किसमें, तो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस के, किसी यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने या डीमैग्नेटाइज्ड करने में जो एनर्जी लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, तो एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि हिस्टैरिसीस लूप का एरिया जितना ज्यादा होगा उसमें एनर्जी की लॉस उतनी अधिक होगी।
एनर्जी की लॉस होने की मतलब क्या हुए, तो उतना जल्दी मैग्नेटाइज्ड होगा उतना जल्दी डीमैग्नेटाइज्ड होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो ध्यान से कि तुमसे कुछ सवाल पूछा जाए, ये हम लोग इधर जो बात किए हैं, ये इधर बात किए हैं किस चीज का, तो इधर हम लोग बात किए हैं क्या, इधर हम लोग बात किए हैं किस चीज का, तो सॉफ्ट आयरन का। इधर हम लोगों ने बात किया है किसका, तो इधर हम लोगों ने बात किया है किसका, सॉफ्ट आयरन का। और इधर हम लोगों ने बात किया है किस चीज का, स्टील का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर किस चीज का बात किया है, स्टील का। इधर एक सॉफ्ट आयरन के लिए हिस्टेरेसिस लूप आपको दिख रहा है, इधर किसके लिए दिख रहा है, स्टील के लिए। तो देखो ऑब्जर्वेशन में ये देखा जा रहा होगा, तुमको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा पतला एरिया का है, कम एरिया का, और वो थोड़ा सा क्या है, ज्यादा एरिया का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब इसमें एनर्जी लॉस क्या है, स्लो है, और इसमें एनर्जी लॉस क्या है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उसमें अधिक एनर्जी लॉस है, स्टील है, और इसमें क्या है, एनर्जी लॉस कम है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि सॉफ्ट आयरन का एरिया कम है, ये कंप्रेस्ड ग्राफ है, और वो क्या है, फैला हुआ, उसका एरिया क्या है, ज्यादा। और हम लोग अभी पढ़े हैं क्या कि जो एरिया होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी लॉस। अब हम लोग पीछे 3 टर्म पर डिस्कशन करेंगे, एक तो एरिया पर बात करेंगे, एक इसके रिटेंटिविटी पर बात करेंगे, और किस पर बात करेंगे, कोर्सिविटी पे बात करेंगे, और एक चौथा और फैक्टर लेंगे जिसको आप पहले से जानते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो ऑब्जर्वेशन में ये देखा जा रहा है क्या कि हिस्टेरेसिस लूप जो है इसका, ये क्या है, लो एनर्जी लॉस को दिखा रहा है क्योंकि एरिया क्या है, कम। जबकि स्टील का जो दिखा रहा है, द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप लार्ज दिखा रहा है, जो कि हाई एनर्जी लॉस को दिखा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां डायग्राम में ऑब्जर्वेशन से ये देखा गया कि आयरन के पास स्टील से थोड़ी सी ज्यादा, बिल्कुल थोड़ी सी ज्यादा क्या है, रिटेंटिविटी है, और इसके पास थोड़ा सा कम रिटेंटिविटी है। मतलब रिटेंटिविटी का डिफरेंस वेरी स्लाइट है, जिस पर हम आप इसको बहुत ज्यादा कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन इसकी कोर्सिविटी बहुत हाई है, और इसकी कोर्सिविटी क्या है, बहुत। ध्यान से देखो, इसका कोर्सिविटी देखो और इसका कोर्सिविटी देखो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन इसका रिटेंटिविटी कंपेरेबल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी की थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन रिटेंटिविटी देखो यहां तुमको कम दिख रहा है क्योंकि ये पतला ग्राफ है, और यहां पर देखो कि क्या दिख रहा है तुमको, ज्यादा। क्या, कोर्सिविटी। ये चीज होता था ना कोर्सिविटी, इसी को ना हम लोग लिखते थे पॉइंट करके, देखो इसी पॉइंट को हम लोग क्या लिखते थे, ए, इस पॉइंट को क्या लिखते थे, बी, इस पॉइंट को क्या लिखते थे, सी, इसको क्या लिखते थे, डी, इसको क्या लिखते थे, ई, इसको क्या लिखते थे, एफ। इसी तरीके से ना प्रोसेस चलता था। तो ये ए से, ओ से लेकर के और बी तक जो होता था, इसी को क्या बोलते थे, रिटेंटिविटी। देखो दोनों का ओ बी जो है, ये ओ, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ओ बी दोनों का लगभग लगभग कंपेरेबल हाइट का दिख रहा है आपको। लेकिन देखिए ओसी इसका छोटा है, इसका क्या है, ज्यादा है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन पे बात है, ऑब्जर्वेशन पे बात है कि इसका देखा गया कि हाई कोर्सिविटी है, इसका क्या देखा गया, लो कोर्सिविटी है। और अगर हम लोग बात करें किस चीज का, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का, तो ये देखो कि दोनों में हार्ड सब्सटेंस कौन है, आयरन की स्टील। तो जो जितना ज्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है उसकी परमिएबिलिटी भी क्या होती है, उतनी ज्यादा अच्छी होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? परमिएबिलिटी का मतलब क्या, कि कितना मैग्नेटिक फील्ड को अपने से समेटेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ये प्रॉपर्टी सॉफ्ट आयरन कोर में ज्यादा होता है और स्टील में क्या होता है, कम होता है। तो सॉफ्ट आयरन कोर की जो परमिएबिलिटी होती है वो हाई होती है, और स्टील की जो होती है वो क्या होती है। अब आपसे सवाल पूछेगा क्या, कि अगर हमको परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो ये सॉफ्ट आयरन ज्यादा अच्छा रहेगा कि स्टील ज्यादा अच्छा रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हमको परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो क्या अच्छा रहेगा, ये ऐसा लगता है कि सॉफ्ट आयरन होगा, लेकिन देखना कि परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या, कि इसके पास चुराने की कैपेसिटी क्या हो, ज्यादा हो। एक बार मैग्नेटाइज कर दिए तो फिर दोबारा डिमैग्नेटाइज हुआ भी नहीं, हम कुछ भी कर लें, हम कितना भी एच को उलट पलट ले आए पर फर्क। इसका मतलब इसका रिटेंटिविटी क्या होना चाहिए, हाई। हमको बहुत ज्यादा एच लगाना पड़े तब जाकर के वो क्या हो, डीमैग्नेटाइज हो। कोई आदमी उसको जला दे, तोड़ दे, फोड़ दे, फिर भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं जाए। मतलब हम एच कितना भी रिवर्स कर लें, इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डाउन नहीं होनी चाहिए। मतलब इसकी कोर्सिविटी भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए आप यहां ध्यान से कि आपके पास में लिखा हुआ है व्हिच मटेरियल इज बेटर फॉर परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए रिटेंटिविटी क्या होनी चाहिए, हाई। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बचाने की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, हाई।
कोर्सिविटी भी क्या होनी चाहिए, हाई, कि अगर H इसको तोड़ने का कोशिश भी करे तो भी बहुत ज्यादा H लगाने के बाद भी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टूटे नहीं, इसका मतलब इसका कोर्सिटिविटी भी क्या होनी चाहिए। और तीसरा बात कि लार्ज एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप होना चाहिए। तो लार्ज एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप होना चाहिए, इसका मतलब एनर्जी लॉस क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तब जाकर के ये क्या बनेगा, परमानेंट मैग्नेट बनेगा। अब तुम जरा सा सोचना कि अब इसमें मेरे पास दो तरह का सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है कौन सा भाई, तो सॉफ्ट आयरन, एक है क्या, स्टील है। तो आप देखिए कि इसके पास जो है, ये लग रहा है कि उल्टा मैंने लिख दिया, इधर स्टील और इधर सॉफ्ट आयरन लिखना था, ठीक ना। सुनो ध्यान से देखो, इधर जो है सो क्या लिखिए, स्टील लिखिए, और इधर क्या लिखिए, सॉफ्ट आयरन लिखिए। इधर क्या लिखिए, सॉफ्ट आयरन। अब ध्यान दीजिएगा कि आप देखिए कि स्टील में मैं क्या बोला कि लिटिल बिट रिटेंटिविटी है, और बहुत कम इसके पास क्या है, कम रिटेंटिविटी है, मतलब ये कंपेरेबल है, थोड़ा सा ही कमजोर पड़ता है। लेकिन कोर्सिविटी बहुत हाई है और इसकी कोर्सिविटी क्या है, बहुत लो है। यहां पर हम लोग देखेंगे तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इसकी क्या है, लो है, और इसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है। तो इस फैक्टर को ये दोनों फैक्टर क्या करता है, डोमिनेट कर देता है, ये भारी पड़ जाता है, ये भारी पड़ जाता है। क्यों कि देखो कि यहां पर हाई रिटेंटिविटी चाहिए, हम बहुत कम का अंतर देख रहे हैं, दोनों की रिटेंटिविटी लगभग लगभग एक जैसी है, कंपेरेबल है, थोड़ा सा कम है लेकिन काम चलने रहा है। लेकिन कोर्सिविटी वाले फैक्टर में कौन जीत रहा है, स्टील। यहां पर लार्ज एरिया वाले में कौन जीत रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इस पूरी कहानी में हम लोग देख रहे हैं क्या कि इस पूरी कहानी में सॉफ्ट आयरन हैज अ बिटिल लार्ज रिटेंटिविटी देन स्टील, येट ड्यू टू अदर फैक्टर इन व्हिच सॉफ्ट आयरन इज फार बिहाइंड। सॉफ्ट आयरन बहुत पीछे रह रहा है बाकी दो फैक्टर में। तो इससे क्या होगा कि स्टील कैसा ऑप्शन होगा, बेटर ऑप्शन होगा। स्टील को अगर हम लोग एक बार मैग्नेटाइज्ड कर देंगे तो फिर वो दोबारा डिमैग्नेटाइज, देखो पंखा में जो हम लोग कॉइल लगाते हैं वो कैसा लगाते हैं, सॉफ्ट आयरन। तुम जरा सा सोचो कि अगर उसमें हम स्टील का लगा दें और वो गलती से परमानेंट मैग्नेटाइज्ड हो जाए तो फिर पंखवा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, नागिन डांस करने लगेगा, डांस ही नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। क्यों कि लाइट ऑफ हो, मैग्नेटिक फील्ड खत्म, ये तुरंत डिमैग्नेटाइज्ड हो जाए, ऐसा चाहिए। और करंट डालें और ये तुरंत क्या हो जाए, मैग्नेटाइज्ड हो जाए, ऐसा चीज चाहिए। तो कैसा ऑप्शन है हमारे लिए, स्टील कैसा है, बेटर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हम लोग ट्रांसफार्मर में जो कोर का यूज करते हैं या मोटर वगैरह में जिस पर हम लोग कॉइलिंग करते हैं, वो चीज जो है आपको जनरेटर के कॉइल के लिए या कोर ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है। तो इसके लिए क्या चाहिए, लो रिटेंटिविटी चाहिए, इसके लिए लो कोर्सिविटी चाहिए, स्मॉल एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए कि लो रिटेंटिविटी तो ये कंपेरेबल है दोनों का, लेकिन कोर्सिविटी में लो कौन है, सॉफ्ट आयरन। कोर्सिविटी में जो है सो स्मॉल एरिया में जो है सो ये कौन है, हिस्टेरेसिस लूप है, सॉफ्ट आयरन। तो ये कौन सा हो जाएगा, बेटर ऑप्शन हो जाएगा। और इस तरीके से मैग्नेटिज्म इन मैटर हो गया समाप्त। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एक लाइन का एक और टॉपिक है आपके पास, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म बचा हुआ। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म को आप 5 मिनट में समझेंगे और कहानी को खत्म करेंगे। आप जानते हैं क्या कि हम लोग गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़े हुए हैं भाई, कि फाई इक्वल टू जो होता है वो इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस होता है। ई डॉट क्या होता है, डीएस होता है, और ये जो होता है कितना, क्यू इनसाइड और बाय कितने के, एप्सिलॉन नॉट के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। चार्ज में मोनो चार्ज एग्जिस्ट करता है लेकिन पोल में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर हम किसी सरफेस के अंदर में कोई पॉजिटिव चार्ज डालते थे तो इससे होकर के फील्ड बाहर निकलता था, और बाहर निकलने वाले फ्लक्स को हम लोग कैसा फ्लक्स कंसीडर करते थे, पॉजिटिव फ्लक्स कंसीडर करते थे। फाई क्या होता था, पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर हम इसी सरफेस के अंदर में कोई नेगेटिव चार्ज रख दें तो इसके अंदर में ये आकर के क्या होती थी, मिलती थी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, और इसको हम लोग कैसा बोलते थे, नेगेटिव फ्लक्स बोलते थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चार्ज में मोनो चार्ज है, अगर थोड़ा भी हम चार्ज रख दिए तो दुओ लाइन बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कुछ ना कुछ फ्लक्स हो जाएगा। और पूछा कि फ्लक्स कितना होगा, तो जितना कम चार्ज रखेंगे उतना कम फ्लक्स, जितना ज्यादा चार्ज रखेंगे उतना ज्यादा फ्लक्स। क्यों कि उतना ज्यादा लाइन बाहर निकलेगा, उतना ज्यादा लाइन क्या होगा, अंदर।
अब बाहर निकलने वाले लाइन को आप कैसा मान रहे हैं और अंदर आने वाले को कैसा मान रहे हैं? जरा सा मेरे साथ बात कीजिए कि अगर ये क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस में मैंने एक मैग्नेट रख दिया, छोटा सा भी डाइपोल रख दिया, जिसका ये है नॉर्थ पोल और ये है क्या, तो इससे होकर के अगर फील्ड लाइंस निकली तो फिर से दोबारा इसमें आएगी कि नहीं आएगी? तो निकली कितना लाइन? एक लाइन, तो एक पॉजिटिव और फिर अंदर कितना आ गया? तो नेगेटिव भी कितना, फ्लक्स कितना हुआ? निकला कितना लाइन, एंटर कितना किया, तो जितना पॉजिटिव उतना ही क्या, फ्लक्स कितना। यही है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कि वहां Q बाय एप्सिलॉन नॉट और यहां पर द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज ऑलवेज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखना भाई साहब ध्यान से कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स तुम लिखना चाहो, फाई भी लिखेंगे, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E लिखते थे, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या लिखेंगे? B डॉट ds, और ये कितने के बराबर में हो जाएगा? 0 के बराबर में हो जाएगा। ऑलवेज 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों ऑलवेज 0? तो ऑलवेज 0 इसीलिए क्योंकि मैग्नेट में हमेशा बाईपोल एग्जिस्ट होता है और जितना लाइन निकलेगा उतना ही वापस आ जाएगा। तो जितना पॉजिटिव फ्लक्स हुआ उतना ही नेगेटिव फ्लक्स, नेट फ्लक्स कितना? 0। तो टोटल फ्लक्स इनसाइड अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज कितना? 0। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा नहीं होता था। ये किसकी बात थी? तो ये बात थी आपकी किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। चार्ज में सिंगल आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट करता था, फ्लक्स कभी 0 नहीं होता था। फ्लक्स 0 मतलब चार्ज 0। लेकिन यहां पर हमेशा ही क्या? मैग्नेट रहे तो भी 0, नहीं रहे तो भी 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान देना एक चीज कि यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं आपको कि जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट होता है किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स का इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इज वेबर। क्या बोलते हैं? वेबर। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज से? WB से। तो कई बार आपसे पूछ देगा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होगा? ना टेस्ला दिया रहेगा, ना गॉस दिया रहेगा, ये सब चीज कुछ दिया ही नहीं रहेगा जितना भी आप यूनिट पढ़े हैं। तो यूनिट क्या दिया रहेगा? यहां से आप देखिए ध्यान से। फाई बी को क्या लिखेंगे भाई? फाई बी को किस में लिखेंगे? वेबर में लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड बी हमको नहीं पता, और एरिया को किस में लिखेंगे? मीटर स्क्वायर में लिखेंगे कि नहीं? कॉस थीटा लिखोगे तो कॉस थीटा साइन थीटा का तो कोई यूनिट ही नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखना ध्यान से, इस मीटर स्क्वायर को इधर ले आओगे तो बी का जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये बात आपको याद रखना है कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें एक ये भी चीज आपको याद रखना है, क्या? वेबर पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? एक नया मैग्नेटिक फील्ड का ये यूनिट है क्या? वेबर पर मीटर स्क्वायर। कहां से आया? फ्लक्स का। क्यों? कि मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होगा? वेबर। और मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट होगा वेबर। तो तुम ध्यान देखो ना, फाई इक्वल टू क्या पढ़े हैं? सीधे देखो B डॉट क्या? DS। तो यहां से अगर B लिखना है तो कितना पढ़ेंगे? फाई बाय कितना? फाई है किसमें? वेबर में। और DS क्या है? एरिया। एरिया किसमें होता है? क्या हो जाएगा? वेबर पर। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद रहेगा। यहां से कंक्लूजन क्या निकला? तो दिस लॉ इंप्लाइज दैट द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिविंग एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग इन द सरफेस। और ये कब पॉसिबल है? तो ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब सिंगल आइसोलेटेड पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या? कि मैग्नेट में कभी भी जो पोल का एग्जिस्टेंस होता है वो किसमें होता है? पेयर्ड में। एक नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में जाकर के मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रॉम गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म वी कंक्लूड दैट मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब भी करेगा किस में करेगा? पेयर में करेगा। और इस प्रकार से इस चैप्टर की यहां पर हो गई समाप्ति। कल के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे मैग्नेटिज्म का ही एक अगला टॉपिक जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बात समझ में आ रहा है? काफी आज के लिए, चलिए।